किया। आप बताइए कि बिहार की सियासी तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिल सकती हैं, मगर देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की तरह कि जिन्होंने उसूल के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हमेशा उसूल के पाबंद रहे। रही बात, आप देखते हैं कि जनाब अनीस साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को आपने यहाँ से टिकट भी दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एमएलए भी बनाया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एकता गांव से यहाँ पर तमाम बड़ी तादाद में लोग तशरीफ लाए हैं। मेरी खास तौर से आपसे गुजारिश है कि अनीस साहब मरहूम के फर्जंद तो यहाँ पर है, वो उनके जानशीन है, मगर अनीस साहब की जो सियासी विरासत है उसका वारिस मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आलोक को बनाइए। अनीस साहब की सियासी विरासत का वारिस आलोक को बनाकर अनीस साहब मरहूम को खराज अकीदत पेश करिए, क्योंकि आज आपको ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो आपके हक के लिए लड़ सके, जो आपके विधानसभा की तरक्की के लिए काम कर सके। दूसरी बात यह है कि आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लौखा को आया है, हैदराबाद में रहते हैं, वो इतनी दूर है, यहाँ कैसे आ सकते हैं। मैं हमारे आरजेडी के और हमारे मुखालिफिन से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब 5 साल पहले बिहार को आया था तो मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया था, और आज भी जब मैं लौखा को आया हूँ यकीनन मैं अपने छोटे भाई की कामयाबी के लिए आपसे गुजारिश करने, आपसे विनती करने आया हूँ। मगर मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जब हम बिहार को आए थे 5 साल पहले, जहाँ से हमने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, तो मैंने सीमांचल की सरजमीन में यही कहा कि मैं यहाँ पर अपने दिल को आपसे दिल से मिलाने के लिए आया हूँ। मैं अपने आपसे मोहब्बत के रिश्तों को बढ़ाने आया हूँ, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जिस सरजमीन पर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको मौका देता है अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ करने के लिए, हम जिस जगह पर अल्लाह के फजल करम से, जिस ज़मीन पर अल्लाह हमको करम करता है, वहाँ पर अपना कदम रखते हैं, तो याद रखिए हम कदम ना पीछे हटाते न उस सरजमीन को भूलने वाले हैं। तो आरजेडी वालों से हम कहना चाहेंगे कि आप ये याद रखिए कि हम जब बिहार को आए हैं तो बिहार के हर हिस्से पर हम जाएंगे और हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, आरजेडी के लोगों से मेरा ये सवाल है कि जब देवेंद्र यादव साहब CAA, NPR और NRC की लड़ाई में आपका साथ दे रहे थे, आपने सर्दी में हमारी माँ और बहनों ने निकलकर कड़ाके की सर्दी में आपने हर जगह पर एहतजाज किया, रैलीज निकाली, तो कौन आपके दरमियान में था सिवाय देवेंद्र यादव के? क्या कोई आरजेडी का लीडर आपके दरमियान में था CAA, NPR, NRC की लड़ाई में? मेरे भाई, जब क्या इलेक्शन भी नहीं था, मगर मैंने जैसा कहा कि देवेंद्र यादव साहब एक उसूल के आदमी है, वो कभी भी अपने उसूल से हटने वाले नहीं है, और एक काबिल आदमी का एक काबिल बेटा आलोक है। जब NPR और CAA, NRC की लड़ाई हमारे लिए एक ऐसी लड़ाई थी, हमारी बका की लड़ाई थी, हमारे वजूद की लड़ाई थी, और जब सारे भारत देश में एहतजाज हो रहा था तो लौखा में भी बड़े पैमाने पर आकर हमने एहतजाज किया, और हमारे खंडे से खंडा किसने मिलाया, हमारे साथ किसने नारा लगाया, किसने हमारे हौसलों को बुलंद रखा, किसने नौजवानों से कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो देवेंद्र यादव साहब थे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको याद रखिए। हाँ, RSS के मोहन भगवत कहती हैं कि CAA, NPR, NRC के नाम पर मुसलमानों को गलत बयानी या गलत फहमी का शिकार कर दिया गया। मैं हमारे मोहन भगवत को कहना चाह रहा हूँ कि हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आपकी इन बातों को सुनकर हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं आरजेडी, RSS और इन तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों से कह रहा हूँ कि जब कभी भी कोई भी सरकार अगर अवाम दुश्मन कानून को बनाएगी तो हम एहतजाज करेंगे, हम रोड पर निकल कर आएंगे। और आज पूरे भारत में, पूरे बिहार में कोरोना है। मोहन भगवत साहब याद रखिए, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला कोरोना खत्म हो जाएगा, हम फिर से CAA, NPR, NRC की लड़ाई की शुरुआत करेंगे, और इसमें हमको किसी की जरूरत नहीं है।
अल्लाह हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमने देख लिया कि आरजेडी के जिम्मेदार कभी इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिए। जब एनपीआर CAA NRC की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कोई आरजेडी का नेता सामने नहीं आया। अब चूंकि इलेक्शन आ चुका है, आपके वोट की जरूरत है, तो आपसे आकर भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। आपसे मैं ही गुजारिश कर रहा हूं कि रहबर और रहजन में फर्क करिए, दोस्त और दुश्मन में फर्क करिए, मुफाद परस में और हमदर्द में फर्क करिए। जब इनका मुफाद आया तो आज आकर हमसे कह रहे हैं कि आप आरजेडी का साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 साल आपने आरजेडी को वोट दिया, उनको उनके पार्टी से एक नहीं 2-2 लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 15 साल का मौका दिया। आप खुद अपने दिल पर जोर डालकर सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए और अपने अंदर की आवाज से पूछिए कि 30 साल जो इन 2 पार्टीज को मिला, इन्होंने बिहार को क्या दिया? बिहार को कुछ नहीं दिया, बिहार को बर्बाद करके रख दिया। आज बिहार में करप्शन इतना बढ़ चुका है कि गरीब को शौचालय बनाने के लिए 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर हासिल करने के लिए गरीब को 20,000 की रिश्वत देना पड़ता है। जब कोई शौचालय बगैर रिश्वत के नहीं बन सकता, जब किसी गरीब को उसका घर मिलना उसका हक है, बगैर 20,000 की रिश्वत के नहीं बन सकता, तो कौन आपकी आवाज बनेगा? कल तक आपको शिकायत थी कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास आरजेडी नीतीश कुमार को छोड़कर हम किसका साथ देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके सामने एक विकल्प है, वो है आलोक यादव के रूप में, देवेंद्र प्रसाद के रूप में, असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, राजभर के रूप में। और आजकल तक बिहार की जनता परेशान थी। देवेंद्र यादव साहब ने मुझसे सही कहा कि बिहार की वो एक बार जर्मनी गए थे, तो जर्मनी में उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? तब उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास चाय और कॉफी है? उससे के कुछ नहीं है। तो जर्मन के लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे पास सिर्फ चाय और कॉफी है। तो यही हाल बिहार का हो गया कि शायद टी या कॉफी लो, अब चाय कॉफी नहीं, बल्कि अब एक मुस्लिमों का एक अलायंस बना है। तमाम बेआवाज कमजोर लोग मिलकर नीतीश कुमार और आरजेडी के गुरूर और तकब्बुर को इनका खात्मा करेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और आप याद रखिए कि एनपीआर CAA NRC की लड़ाई बहुत अहम है हमारे लिए। आज कोरोना की वजह से हम खामोश बैठे हैं। ये बीजेपी के लोग, आरजेडी के लोग जो अपने घरों में अपने आराम से अपने घर में अपने घर की गर्मी में आराम से सो रहे थे, हम रोड पर थे, हम कड़ाके की सर्दी में अपने हक के लिए, अपने बका के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की रूह सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हम लड़ रहे थे। पुलिस की लाठियां खा रहे थे, झूठे मुकदमे हम पर आयद हो रहे थे। उस वक्त कोई नहीं आया। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आज आपके दरमियान में आकर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चुनाव में मेरे छोटे भाई आलोक यादव को कामयाब करिए, यहां से अपना मेले बनाइए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बिहार की विधानसभा में ये जब नौजवान आपका विधायक बनकर जाएगा, मुझे यकीन है कि वो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, इन तमाम सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वालों की जिंदगी को ये हराम कर देगा, इनको बेचैन कर देगा आपके हक के लिए, आपके काम के लिए। आपके सामने एक मिनिस्टर है, आपने मैंने वो वीडियो देखा कि वो डिजास्टर के मिनिस्टर भी है, क्या नाम उनका? रामेश्वर साहब। हाँ, उनको अवाम ने भगा दिया। क्या मिला फिर 15 साल में? अब आप देखिए, अब कोई आकर के आपसे कहता है कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो दिल्ली से मोदी आए, उन्होंने आकर कहा कि मैं 19 लाख दूंगा। कोई मजाक है कि तुम 10 लाख तो 19 लाख, या कोई किसी का हर्राज हो रहा है कि 10 लाख की बोली लगा रहा है तो 19 लाख की लगा रहा है? क्या बिहार की जनता 10 लाख उनकी कीमत है? क्या बिहार की जनता की अहमियत 19 लाख है? अरे 29 लाख नौकरी भी बिहार के लिए कम पड़ जाएगी।
इतनी गुर्बत यहाँ पर है, इतनी बड़ी तादाद में हमारे नौजवान यहाँ से दिल्ली पंजाब को जाते हैं। यही लॉकडाउन जब हुआ था, जब लॉकडाउन से 30 लाख हमारे मजदूर भाई बिहार के बिहारी वापस आ रहे थे, तो क्या कोई आरजेडी का नेता उनको मदद करने के लिए निकला? आज आरजेडी के लोग पूछते हैं कि ओवैसी 10,000 किलोमीटर या इतना दूर तो नहीं है, भारत में ही हूं, वहां से क्या करेंगे? अरे आरजेडी वालों, जब हैदराबाद तेलंगाना से बिहार का बिहारी जो मजदूर नौजवान तकलीफ में था, वो हमको फोन करता था, अपना वीडियो डालता था व्हाट्सएप पर, कहता था कि ओवैसी हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हमारे पार्टी के लोग जाकर उनको खाना और राशन देकर आते। जब बिहार प्रदेश के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे थे, उनको मदरसों से हैदराबाद से बिहार को भी जाना था, तो हैदराबाद से जो सबसे पहली ट्रेन चली बिहार की, उसमें आधे से ज्यादा बिहार से जो हैदराबाद के बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, उनको हमने बिठाकर वापस भिजाया। जब मजदूर वापस आ रहा था, तो यही आरजेडी के नेता, ये इनके युवराज 2.5 महीने दिल्ली में बैठे थे। पूछिए इनसे झूठ है क्या? नीतीश कुमार अपना घर में कमरा बंद कर 2 महीना बैठे रहे कोरोना के डर से, तो आरजेडी के नेता 2 महीना दिल्ली में बैठा रहे। अब पूछिए इनसे क्या कर रहे थे? तो बाद में हमने देखा कि प्लेन में उड़ रहे और प्लेन में केक काट रहे, वो हवा में प्लेन का उड़कर केक काट रहे थे, नीचे गरीब भूख से मर रहा था। ये आरजेडी की मिसाल है आपके सामने। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह देवेंद्र यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी, हम सब लोग मिलकर आपके दरमियान में, आपको किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आरजेडी ने बहुत ठगा हम लोगों को। अगर 15 साल इनको इख्तिदार मिला, तो बताओ आपने मुस्लिम अक़लियत के लिए क्या किया? बताओ हमको क्या किया? सिर्फ आकर कहते थे कि रमजान आया तो हम 15-16 घंटे रोजा रहते, और ये इफ्तार की दावत करके सर पे टोपी पहन के लो, खाओ खजूर, खाओ खजूर, खाओ खजूर, खाओ। हमारे मुंह में घुस क्या खजूर? कि हम तुम्हारे खजूर के मोहताज हैं? हम तो रोजा रहते अल्लाह के लिए, क्योंकि हुक्म है। मगर वो मोहब्बत इनकी, खाली रमजान में एक इफ्तार पार्टी की कर कर हमारी मोहब्बत दिखाते, और साल के 365 दिन हम परेशान रहते। ये कब दूर होगा? जब सियासी तौर पर आपकी एक आवाज होगी, आपकी पहचान होगी, कोई आपके गम को समझने वाला होगा, कोई आपके ताल्लुक से लड़ने वाला होगा। वरना ये लोग क्या समझते, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, अरे ये अक़लियतें कहां जाएंगी हमको छोड़कर? हम ही तो हैं इनकी जिंदगी को बचाने वाले, इनकी इबादत गाहों को बचाने वाले, इनकी तहजीब को बचाने वाले। याद रखिए, भारत की तारीख गवाह है कि जिस किसी ने अक़लियतों से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। उन्होंने ही हमको लूटा है, हमको बर्बाद किया है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बेखौफ होकर आप आलोक यादव की अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नई तारीख रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, आप देखना इंशाअल्लाह। न हम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आरजेडी जो ख्वाब देख रही है कि हम बन जाएंगे, वो भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप आलोक को यहां से अपना एमएलए बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, जब पटना की नई सरकार बनेगी तो ना सिर्फ आलोक आपका विधायक बनेगा, बल्कि यहां से मंत्री बनकर दोबारा वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हालात पैदा हो रहे हैं, लोहा गर्म है, हमारी बात को समझिए। लोहा जब गर्म होता है जब ही हथौड़ा मारा जाता है। तो आज लोहा गर्म है, आपके हुकूक को मनवाने के लिए, आपकी नाइंसाफी के खात्मे करने के लिए, और आपको अपना हक दिलाने के लिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इनको आपने आजमा चुके हैं, आप
आरजेडी को आपने आजमा लिया, नीतीश कुमार को आजमा लिया, देश ने नरेंद्र मोदी को आजमा लिया। अब आपको दोबारा इनको आजमाने की जरूरत नहीं है। और हमको हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा कि मोमिन की शान वो है कि 2 बार एक बिल से नहीं डसा जाता, 2 बार एक ही सुराख से नहीं डसा जाता। बहुत हो गया, बहुत बार हमने नुकसान उठा लिया। अब आपसे हमारी गुजारिश है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए आप बताइए कौन सा डिग्री कॉलेज यहां पर? स्कूल है, टीचर नहीं है। एक नाम का दवाखाना है यहां पर, लौका में एक नाम का दवाखाना है, ना डॉक्टर है ना दवा है, कुछ नहीं है वहां पर। ये कब तक चलता रहेगा? ये उस वक्त खत्म होगा जब आप अपना वोट जब आलोक के हक में इस्तेमाल करेंगे तो अस्पताल में डॉक्टर भी डर कर बैठेगा, दवाएं भी गरीब को मिलेगी, उसका इलाज भी होगा, स्कूल में टीचर टाइम पर आएगा, बच्चों को खाना भी मिलेगा, डिग्री कॉलेज खुलेगा, हमारे बच्चे 3 साल की डिग्री 3 साल में मुकम्मल करेंगे। हमारे नौजवान जो रोजगार की बात कर रहे हैं, यकीनन रोजगार मिलेगा। मगर अगर कोई आकर लौका के नौजवानों से कहेगा कि तुझे नौकरी लौका में नहीं पटना में मिलेगी, तो फिर उस नौकरी का क्या फायदा? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाइए, आलोक को यहाँ का विधायक बनाइए। नौकरी मिलेगी तो लौका में मिलेगी, आपके गांव में, आपके घर में मिलेगी इंशाअल्लाह। तो यही चंद गुजारिशात हम आपके सामने रखे हैं और आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि अपने एक वोट का निशान है एयर कंडीशन, एसी छाप है। अब जब एसी चलता है तो पूरी गंदगी, पूरी सब चीज साफ करता है वो, और यही काम आपको करना है। ये नीतीश कुमार का तीर तो बहुत दूर निकल गया, अब निशाने पे नहीं लगने वाला है। 15 साल लैंटेन दिखा कर हमको धोखा दिया गया, 15 साल लैंटेन दिखाकर कहा गया ये देखो इसमें जो रोशनी है तुम्हारे घर को रोशन करेंगे। हमारा घर रोशन नहीं हुआ, 2 पूरे खानदान का घर रोशन हो गया। पूरा 15 साल गारत कर दिए, बर्बाद कर दिया, फिर आकर हमसे कह रहे कि लैंटेन के हमारी अरे भाई तुम्हारी रोशनी से तुमको फायदा हो रहा है, हमारे घर में तो अंधेरा ही रह रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एसी छाप को वोट लगाइए। और आखिर में लतीफा सुनाकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। ये 10 लाख और 19 लाख याद रखिए, एक बिहार के बिहारी की कीमत 10 लाख या 19 लाख नौकरियां नहीं है। ये लंबी लंबी छोड़ने की आदि है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा, 15 लाख किसी को नहीं मिले, किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपना एक